गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। देखिए, आज मैं आपको फ्लेमिंगो का लेसन 6 पढ़ाने जा रही हूँ, जो जिस लेसन का नाम है पोएट्स एंड पैनकेक्स। अशोका मित्रन की लिखी हुई ये जो है आपका स्टोरी है। ये अशोका मित्रन ने लिखा है इसको। तो देखिए, इस स्टोरी में एक्चुअली अशोका मित्रन जो है वो एक जेमिनी स्टूडियो के बारे में बात करते हैं, जो कि एक नेशनल इंटीग्रेशन का सिंबल है, राष्ट्रीय एकीकरण जिसको कहते हैं, जहाँ पर बहुत से भाषाओं, बहुत से लैंग्वेजेस के और बहुत से कल्चर के लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं। इसमें जो जो ऑथर हैं वो एक तरह से विटनेस है, मतलब कहने का मतलब कि वो उस जेमिनी स्टूडियो में खुद भी रहे हुए हैं। ये स्टूडियो जो है नेशनल इंटीग्रेशन का इसलिए सिंबल माना गया है कि इसमें इसके जो डायरेक्टर हैं वो बंगाली हैं। उसके बाद महाराष्ट्रियन भी आते हैं, इनके जो सीनियर जो सबसे बड़े पोस्ट पर हैं वो महाराष्ट्रियन भी बाद में आते हैं। लोकल तमिल्स यहाँ पे वर्क करते हैं मिलजुल करके। देखिए, इस स्टोरी में क्या बताया गया है। एक्चुअली इस स्टोरी में दो बहुत अच्छे दो सीक्वेंस का एक बहुत बढ़िया सा कॉन्फ़िगरेशन है कि एक है कि श्रृंगार कक्ष, जिसको आप मेकअप डिपार्टमेंट कहते हो। इस जेमिनी स्टूडियो में दो डिपार्टमेंट है। एक है मेकअप डिपार्टमेंट, जहाँ पर कि जितने भी बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, कुछ सर्कस करते हैं, सर्कस में काम करते हैं, कुछ फिल्म में काम करते हैं, वो उनको सजाया जाता है। और दूसरा डिपार्टमेंट है लेखकों का, जहाँ पर कि कवि और पोएट्स, ऑथर्स आ करके फॉरेन से भी आते हैं और यहाँ पर मतलब अपना जो लेख है वो यहाँ पर प्रकाशित पब्लिश करते हैं। एक्चुअली ये स्टूडियो इतना बड़ा है, भारत का इतना बड़ा ये स्टूडियो है, जिसमें हर चीज़, मतलब हर चीज़ एक आर्ट से रिलेटेड हर चीज़ था। वहाँ पर सर्कस के आर्टिस्ट भी तैयार होते थे, बड़े बड़े पिक्चर जो मतलब पिक्चर हॉल में जो आर्टिस्ट काम करते हैं उनको भी यहाँ सजाया जाता था। प्रेस भी था, जहाँ पर ऑथर्स आ कर के, पोएट्स आ कर के वहाँ पर लिखते थे और उस प्रेस में अपना प्रिंट करवाते थे। तो इस तरह का नेशनल इंटीग्रेशन का ये प्रतीक था जेमिनी स्टूडियो। देखिए, मैंने इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दिया है। पोएट्स एंड पैनकेक्स एक ब्रांड का नाम है, एक जो कॉस्मेटिक्स है उसके ब्रांड का नाम है पोएट्स एंड पैनकेक्स। चूँकि मैं कह रही हूँ कि यहाँ पर बहुत सारे आर्टिस्ट आते थे सजने के लिए, तो वहाँ पर ब्रांडेड जो है वो कॉस्मेटिक्स मंगाया जाता था। कुछ लोशंस, कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट लोशंस जो चेहरा में लगाया जाता था, तो उसके उसी कॉस्मेटिक्स के ब्रांड नेम पर इस चैप्टर का नाम पड़ा है। इसमें देखिए मेन कैरेक्टर्स कौन है। इसमें मेन कैरेक्टर्स एक ऑफिस बॉय है, जो एक लड़का नहीं है, एक्चुअली जो है ये एक 40 इयर्स ओल्ड मैन है। एक कोठा मंगलम, दूसरा है कोठा मंगलम सुबू, वो भी एक जेमिनी स्टूडियो में काम करने वाले ही एक आदमी हैं, जिनसे ऑफिस बॉय जो है बहुत ईर्ष्या करते हैं। और कुछ प्लेस जहाँ जेमिनी स्टूडियो, जिसको मैंने प्लेस में इंडिकेट किया है। उसके बाद जो है एमआरए, देखिए एमआरए फ्रैंक बुचमैन के द्वारा एक जो है एक मूवमेंट चलाया गया था, जो एंटी कम्युनिज्म मूवमेंट था। उस एंटी कम्युनिज्म मूवमेंट के बारे में भी इस मतलब कि इस चैप्टर में डिस्कशन किया गया है कि ये एंटी कम्युनिज्म मूवमेंट क्या था, कि ये लोग कम्युनिज्म के, साम्यवाद के खिलाफ जो है बहुत सारे लोग जो है एक साथ थे, एकजुट थे, जो इस स्टूडियो में आए थे। क्योंकि ये स्टूडियो जो है वो एक मंदिर के समान था, जहाँ वे समझते थे कि यहाँ पर मतलब कि एंटी कम्युनिस्ट का प्रचार अच्छे से किया जा सकता है। तो ये चीज़ के लिए यहाँ पर ये लोग
जो है ये फ्रैंक बुचमैन्स ने ये मूवमेंट शुरू किया था। कुछ फेवरेट पोएट्स भी इसमें विजिट किए हैं, जिसमें एस योगियार हैं, कृष्णा शास्त्री हैं, कोई भट्टाचार्य भी हैं, बहुत सारे जो है वो मतलब कवि लोग यहाँ पर आते थे। एक ब्रिटिश मैगजीन इनकाउंटर के बारे में चर्चा की गई है। ये मैं सारी को आपके कहानी में बताऊंगी। थोड़ा कहानी और सब कहानी से हट कर है, लेकिन आप ध्यान से सुनेंगे। इसमें एक स्टीफन स्पेंडर जो फेमस ऑथर हैं, जो अपने शुरुआती जीवन में तो कम्युनिज्म के फेवर में थे, लेकिन बाद में ये क्यों कम्युनिज्म के खिलाफ हो गए, इस बारे में भी वर्णन किया गया है। फिर द गॉड दैट फेल्ड, ये एक बुक का नाम है, एक फेमस बुक है जिसमें 6 फेमस एसेज लिखे गए हैं, और ये 6 फेमस एसेज 6 फेमस राइटर्स के द्वारा लिखे गए हैं, जिसमें स्टीफन स्पेंडर भी एक राइटर थे। तो अब मैं आपको ये कहानी सुनाती हूँ, पोएट एंड पैनकेक्स में क्या स्टोरी है। अभी तक तो मैं इसके इंफॉर्मेशन के बारे में दे रही थी, आप इसका ले सकते हैं, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं सारे बातों को, क्योंकि कहानी लिखने के लिए जो छोटे क्वेश्चंस आस्क्ड होते हैं, उसके लिए आपको कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको नोट करना ज़रूरी है। ओके, हैव यू रिटन? देखिए, इसमें क्या है कि जेमिनी स्टूडियो जो है वो एक ऐसा भारत में मद्रास में ये स्टूडियो बनाया गया था। ये नेशनल इंटीग्रेशन का सिंबल माना गया। इसके जो फेमस जो डायरेक्टर थे वो एक बंगाली थे, बाद में एक महाराष्ट्रियन भी आए हैं। इसमें बहुत सारे कल्चर और बहुत सारे लैंग्वेजेस के लोग एक साथ मिलजुल कर काम करते थे, इसलिए इसको नेशनल इंटीग्रेशन का प्रतीक माना गया। इसमें लोकल तमिल्स भी काम करते थे, वहाँ के जो स्थानीय लोग थे वो लोग भी काम करते थे। देखिए, इस जेमिनी स्टूडियो को 2 पार्ट में बांटा गया। एक मेकअप डिपार्टमेंट था, और एक जो था वो मैं बोली कि जिसमें जो है राइटिंग डिपार्टमेंट था। मेकअप डिपार्टमेंट में जो था, उसमें क्या था कि उसमें एक खूबसूरत आदमी को बदसूरत बना दिया जाता था, अजीब से पेंट करके उसको बदसूरत बना देता था लोग, और बदसूरत आदमी को खूबसूरत बना देता था। तो मेकअप में तो है ही इस तरह का मतलब इस तरह का उसमें प्रॉपर्टी है कि आप उसको ऐसा कर सकते हो। तो उसमें बहुत ट्रेंड जो थे काम करते थे लोग, जो उनको तैयार करते थे। उसमें जो चीफ थे वो जो भी जैसे सिनेमा में आर्टिस्ट को तैयार होना था, तो जो चीफ आर्टिस्ट थे वो चीफ आर्टिस्ट को तैयार करते थे, सबसे ऊपर वाले आर्टिस्ट को तैयार करते थे। फिर जो सीनियर थे वो वहाँ के हीरो हीरोइन को तैयार करते थे। जो सीनियर जूनियर मतलब जेमिनी स्टूडियो के जो सीनियर आर्टिस्ट थे वो वहाँ के जो हीरो हीरोइन, अगर किसी फिल्म के एक्टर और एक्ट्रेस को तैयार करना होता था तो वो करते थे। जो जूनियर आर्टिस्ट थे वो लोग जो है वो जूनियर आर्टिस्ट, जैसे भीड़ भाड़ में जो लोग काम करते हैं, वैसे उन लोगों को तैयार करने के लिए वहाँ पर मेकअप डिपार्टमेंट में थे। देखिए, इसमें जो है इस डिपार्टमेंट में एक ऑफिस बॉय नाम का आदमी ज्वाइन करते हैं। एक्चुअली ये एक स्टार बनने का मतलब स्टार आर्टिस्ट बनने के लिए या फिर एक स्क्रिप्ट राइटर बनने के ख्वाब से ही ये इसमें एंट्री लेते हैं। थोड़े पढ़े लिखे भी हैं तो ये एंट्री लेते हैं, और धीरे धीरे ये बहुत फेमस हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत जो है बहुत कवि, बहुत लेखक, इंग्लिश ऑथर्स भी आते थे, इंग्लिश पोएट्स भी आते थे। तो उनके साथ रह करके ये काफ़ी इंग्लिश बोलते भी थे और अच्छा स्क्रिप्ट राइटिंग भी करते थे। लेकिन उन्हीं दिनों जो है वो एक सुबु, कोठा मंगलम सुबु, मैंने लिखा है उस जो कैरेक्टर्स का नाम, कोठा मंगलम सुबु का जो एंट्री होता है। उस समय जेमिनी स्टूडियो का समय जो था वो थोड़ा कठिनाई पर था, मतलब कहने का मतलब एक फ्लॉरिश समय नहीं था। वो स्ट्रगल कर रहे थे, वहाँ के जो आर्टिस्ट थे वो स्ट्रगल कर रहे थे। उस समय सुबु का एंट्री होता है। तो सुबु जो था वो औपचारिक रूप से इससे ऑफिस बॉय से कम पढ़ा लिखा था,
ऑफिस बॉय ज़्यादा पढ़ा लिखा था, लेकिन चूंकि सुबु जो था वो एक ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करता था, इसलिए वो उसका जो स्वभाव जो था वो बड़ा मतलब समृद्ध कहिए बिहेवियर का वो इंसान था, बड़ा खुश मिजाज, सबसे मिलजुल कर रहने वाला, और हमेशा अपने बॉस के मतलब बॉस के आगे पीछे करने वाला। यही नहीं, वो अपने जेमिनी स्टूडियो के लिए पूरी तरह समर्पित था। उसके मन में था कि मैं जेमिनी स्टूडियो को टॉप तक पहुंचाऊंगा। वो मतलब कोई सेल्फिशनेस नहीं था, पर ये चीज़ जो था वो आपके ऑफिस बॉय में था। ऑफिस बॉय अब थोड़ा थोड़ा सेल्फिश हो गया था। क्यों? क्योंकि वो चाहता था कि मैं इस जेमिनी स्टूडियो का डायरेक्टर बन जाऊं, वो ये चाहता था। और इस मतलब इस व्यू से वो लोगों को आपस में मतभेद कराने का काम अब करना शुरू कर दिया था, क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि वाली बात थी। तो वो जो है थोड़ा सा जेलस किस्म का लड़का था। तो ये देखिए, लड़का तो हम नहीं कह सकते, 40 इयर्स ओल्ड मैन थे, पर इस स्टोरी में ये नहीं बताया गया कि वो कितने साल में ज्वाइन किए गए थे। पर जब ये स्टोरी पिक पर था उस समय इनका एज 40 इयर्स का बताया जा रहा है स्टोरी में। तो ये जो है जो सुबह ज्वाइन करते हैं तो एक्चुअली उनको लेखन डिपार्टमेंट में एक वकील, कुछ पोएट्स के साथ इनको काम करने का मौका मिलता है। और इनके बॉस भी होते हैं, जिस बॉस को ये बहुत प्यार करते हैं, बॉस भी इनको बहुत प्यार करते हैं, और ये बॉस के बहुत आगे पीछे करते हैं। इसके वजह से कुछ लोग समझते हैं कि ये चमचागिरी करते हैं, पर ऐसी बात है नहीं, वो उनका नेचर है। और वो अपने जेमिनी स्टूडियो के बेस्ट के लिए काम कर रहे हैं, तो थोड़ा बॉस के आगे पीछे तो करना होगा। अब देखिए जो है इसमें एक बार की बात है कि एक बहुत बड़ा स्टार जो है, एक्ट्रेस, वो वहाँ आती हैं और सेट पर तैयार होती हैं, लेकिन उस समय वो भड़क जाती हैं और भड़क कर कुछ उल्टी सीधी बातें जो हैं बहुत चिल्ला चिल्ला कर नॉइजी साउंड में कुछ बोलने लगती हैं, जिसका उसमें जो एक वकील था वो क्या करता है कि रिकॉर्ड कर लेता है उनकी बातों को, और वो रिकॉर्ड कर लेता है। उसके बाद क्या होता है कि जब वो शांत होती हैं तो वो उसको बैक प्ले कर देता, फिर से चला देता है। अब तो वो मतलब पूरा स्तब्ध रह जाती हैं, जड़वत रह जाती हैं कि अपना वॉइस को सुनकर इतना एक बहुत फेमस आर्टिस्ट जो मतलब कि एक्ट्रेस, और इस तरह का मतलब व्यवहार उसका जेमिनी स्टूडियो में जो है वो शो हुआ, तो दिखाया गया। और क्योंकि वो तो जो उसका ऑडियो प्ले था वो चलने लगा, और वो आवाज़ सारे लोग को, वहाँ पर जितने भी आर्टिस्ट बैठे हुए थे सबको सुनाई पड़ने लगा। तो ये जो है बहुत मतलब मतलब शर्मिंदगी महसूस करती हैं ये जो एक्ट्रेस है। लेकिन और इस एक्ट्रेस का उस वकील के बेवकूफ़ी के चलते अंत हो जाता है। मतलब अब सबके मन में इनके प्रति घृणा का भाव हो जाता है कि एक इतना बड़ा एक्ट्रेस हो करके और इस तरह का बिहेवियर। ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत गंदी बातें उन्होंने किसी बॉस के खिलाफ या किसी भी वहाँ जो काम कर रहे हैं आर्टिस्ट के खिलाफ उन्होंने कहा, लेकिन यही है कि उन्होंने अच्छे व्यवहार नहीं किए, अपने जो भी जो आर्टिस्ट थे उनके साथ अच्छे व्यवहार नहीं किए, तो उनका एक तरह से अंत हो जाता है। तो ये जो ऑफिस बॉय है वो सुबु से बहुत ईर्ष्या करता है, क्योंकि सुबु जो है नंबर 2 पोजीशन पर डायरेक्टर के बाद सुबु का ही स्थान बन जाता है इस जेमिनी स्टूडियो में। वो इतना अच्छा काम करता है, बहुत कूल माइंडेड है, बहुत लेबोरियस है, बहुत खुश रहने वाला इंसान है। क्योंकि इसमें क्वेश्चन भी पूछा गया है कि वो क्यों ईर्ष्या करता है उससे, तो समझता है ऑफिस बॉय, ऐसा समझता है कि मेरे पतन का, क्योंकि ऑफिस बॉय तो एक बहुत बड़ा वो डायरेक्टर बनना चाहता है, तो वो समझता है कि अरे ये सुबु जो है वो नंबर 2 पे आ गया, तो मेरा तो अब मैं तो अब किसी स्थान पे नहीं रह जाऊंगा। तो वो अपने पतन का कारण सुबु को समझता है, इसलिए वो हमेशा सुबु से ईर्ष्या करता है, हमेशा जेलस करता है, और सुबु नंबर 2 पोजीशन पे आ जाता है।
अब जो है आपके स्टोरी में जो लास्ट एंड होता है उसमें कुछ फेमस जो पोएट्स होते हैं वो विजिट करते हैं। एक तो ये आपका फ्रैंक्स बुचमैन मोरल री आर्मामेंट आर्मी की बात होती है। एक्चुअली क्या होता है कि इस जेमिनी स्टूडियो में मोस्ट ऑफ द पीपल जो काम करते हैं वो एंटी कम्युनिस्ट हैं, वो कम्युनिज्म के खिलाफ हैं। वो समझते हैं कि कम्युनिज्म एक मतलब एक समाज के लिए अभिशाप है, ये एक कर्स है। कम्युनिस्ट लोग जो हैं वो अपने पत्नी अपने बच्चों को प्यार नहीं करते हैं, वो किसी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। तो जो फ्रैंक बुचमैन हैं वो एंटी कम्युनिस्ट हैं, वो इस व्यवहार के खिलाफ हैं, बहुत शांत मिजाज के हैं। तो वो समझते हैं कि इस मूवमेंट को मतलब मूवमेंट का प्रचार करने का सबसे अच्छा जगह है वो है जेमिनी स्टूडियो। क्यों नहीं जेमिनी स्टूडियो में ही इस मूवमेंट का प्रचार किया जाए। इसलिए एमआरए का प्रचार जो है कम्युनिज्म के खिलाफ वो बुचमैन ने जेमिनी स्टूडियो में शुरू किया वहाँ पर। तो इस प्रचार में बहुत सारे कवि लोग, बहुत सारे पोएट्स, ब्रिटिश पोएट्स भी यहाँ विजिट करते हैं, जिसमें मैंने नेमिंग किया है कि जिसमें एस योगियार, कृष्णा शास्त्री और चट्टोपाध्याय करके बहुत सारे फेमस जो राइटर पोएट्स हैं वो आते हैं। इसमें स्टीफन स्पेंडर भी आते हैं एक बार। जो जब वो आते हैं तो ये नाम उनका सीक्रेट रहता है, पूरा हल्ला रहता है कि स्टीफन मतलब एक बहुत बड़ा जो है वो ऑथर आ रहे हैं, बहुत बड़ा जो है। एक्चुअली ये इंग्लिश मैगजीन के जो है एडिटर रहते हैं। तो ये इनका रहता है कि एक बहुत बड़ा इंग्लिश मैगजीन के एडिटर आ रहे हैं, जबकि उनके बारे में कोई नहीं जानता। इवन उनका बॉस जो स्पीच देते हैं वो भी बहुत डिटेल में इनके बारे में नहीं बता पाते हैं। तो जो नरेटर हैं, जो इस कहानी के कथाकार हैं, वो इन जानकारी लेने के लिए एक्चुअली वो जाते हैं। वहाँ का जो ब्रिटिश लाइब्रेरी है वहाँ पर जाते हैं और वो चाहते हैं वहाँ जा कर के इनके बारे में जानना। और वो पता चलता है कि इनका नाम स्टीफन स्पेंडर है। जो आ रहे हैं जो एडिटर हैं ब्रिटिश मैगजीन के, इनका नाम स्टीफन स्पेंडर है। तो वो जा कर के पता करते हैं इनके बारे में कि कौन है ये जो नरेटर जो हैं वो बहुत मतलब अब कहता है कि जो ऑथर जो हैं जो नरेटर जो है अब वो फ्री हो गए हैं। एक्चुअली अब वो कहानी नहीं लिखते हैं या फिर उनके पास मतलब अब वो एक तरह से रिटायर हो गए, तब उनके पास काफ़ी समय है। पर उनको किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ है, प्रशस्ति किताबें। चूँकि अब उनके पास उतना पैसा नहीं है, जिस समय वो लेखन करते थे उस समय उनके पास बहुत पैसा हुआ करता था। तो अब उनके पास पैसा नहीं है, तो वो एक 50 पैसे में एक मतलब मैगज़ीन खरीदते हैं, जिसका एक बुक खरीदते हैं जिसका नाम है द गॉड दैट फेल्ड। मैंने उस बुक का जिक्र किया है। ये एक्चुअली ये ऐसा बुक है जिसमें 6 फेमस एसेज लिखे गए हैं, और ये फेमस एसेज जो हैं फेमस राइटर्स के द्वारा लिखे गए हैं। वो फेमस राइटर्स में एक कौन है? स्टीफन स्पेंडर हैं, जो शुरू में कम्युनिज्म के जो है वो कम्युनिज्म के फेवर में थे, पर वो बेचारे वो फेल हो गए कम्युनिज्म को फैलाने में, और अब वो एंटी कम्युनिस्ट के रूप में जो है इस कहानी में अपना राय रखे हैं कि एंटी कम्युनिस्ट ही मतलब जो है वो एंटी कम्युनिस्ट होना चाहिए। कहने का माने कम्युनिज्म जो है, कहने का मतलब ये है कि कम्युनिज्म जो है वो समाज के लिए सही नहीं है। तो ये कहानी बहुत बहुत सारे कैरेक्टर्स और बहुत सारे व्यूज़ को लेकर के आपको बनाया गया है, जिसमें अशोका मित्रन खुद भी जेमिनी स्टूडियो में विटनेस थे, नरेटर के रूप में अशोका मित्रन ही हैं कि वो बताते हैं। उसमें वो एक ब्रिटिश मैगज़ीन के बारे में कहते हैं कि जो एनकाउंटर जो ब्रिटिश मैगज़ीन है वो बहुत छोटी छोटी कहानियों का एक प्रतियोगिता करता है, जिसमें कि ये भी भाग लेते हैं। और इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए भी वो ब्रिटिश लाइब्रेरी जाते हैं। वहीं पर एक्चुअली उनको स्टीफन स्पेंडर के बारे में पता चलता है। तो इस तरह से
जो द गॉड दैट फेल्ड रेफर टू कम्युनिज्म को लाने में क्या होता है, फेल होता है। तो ये बुक आपसे पूछा गया है कि द गॉड दैट फेल्ड रेफर टू का क्या मतलब है, ये मतलब किस तरह की कहानी है। तो इसमें ये एक्चुअली 6 फेमस राइटर ऑथर के द्वारा लिखा गया एक फेमस नोवेल है, जिसमें मतलब कि कम्युनिज्म के बारे में बताया गया है। स्टीफन स्पेंडर भी एक इसमें लेखक हैं। तो इस तरह से पोएट और पैनकेक्स जो है वो कहानी आपका ख़त्म हुआ। प्लीज़ कीप वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक इट, काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू वेरी मच।